नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्ज़ामोफोबिया में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे YouTube चैनल में यूपीएससी एग्ज़ाम से रिलेटेड मॉडल टेस्ट पेपर सॉल्व कराए जा रहे हैं और इसमें कई मित्रों के ये कमेंट आ रहे हैं कि आंसर्स की मैच नहीं कर रही है, आंसर आपके अलग हैं, कई सारा डाउट होता है। तो मैं मित्रों बताना चाहता हूँ कि हमारी आंसर की हमारी टीम के साथ साथ जो वेबसाइट पर दृष्टि आईएएस संस्थान के जो भी इंस्टीट्यूट के हम मॉडल टेस्ट पेपर सॉल्व करते हैं उसी के मॉडल टेस्ट पेपर की आंसर की भी वहाँ पर दी जाती है। उसके साथ टैली करने के बाद ही आपको एक्सप्लेनेशन दिया जाता है। तो आप निश्चित रहें, आपको आंसर बिल्कुल सटीक और सही प्राप्त होते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक आध क्वेश्चन में अगर कोई फॉल्ट हो जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और उसका आपका निराकरण हमारी टीम द्वारा कर दिया जाएगा। तो आज हम लोग अपना अगला पेपर सॉल्व करते हैं, मॉडल टेस्ट संख्या 3 दृष्टि आईएएस संस्थान की। देखते हैं ज़रा इसमें क्या है। क्वेश्चन क्या है, शहरी कृषि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या करना है, शहरी कृषि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है, विचार करना है। ज़रा देखते हैं कौन कौन से कथन हैं जिन पर हमें विचार करना है। तो पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं मित्रों हम लोग। पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है उसे ज़रा देखते हैं। इसके तहत कृषि के साथ साथ पशुपालन, जलीय कृषि और मधुमक्खी पालन भी किया जाता है। यह नगरीय ऊष्मा द्विप्रभावों का मुकाबला करने के साथ शहरों के लिए फेफड़ों की भूमिका निभाती है। इससे जैविक कृषि कचरे को डंप करने हेतु अधिक लैंडफिल की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे देखना है कौन से स्टेटमेंट सही हैं। शहरी कृषि के संदर्भ में बात की जा रही है, किससे मित्रों, शहरी कृषि के। तो पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, इस कृषि के साथ साथ क्या किया जाता है, तो इस कृषि के साथ साथ पशुपालन, जलीय कृषि और मधुमक्खी पालन किया जाता है। ये बात क्या है, पूर्णतः सही है। नगरीय ऊष्मा द्वीपों यानी जो हीट आइलैंड बन जाता है शहर, प्रभावों के मुकाबला करने के साथ शहरों के लिए फेफड़ों की भूमिका निभाते हैं। ये भी बात बिल्कुल सही है। इससे जैविक कृषि कचरे को डंप करने से अधिक लैंडफिल की आवश्यकता होती है। इससे जैविक कृषि कचरे को डंप करने हेतु अधिक लैंडफिल की आवश्यकता होती है। ये स्टेटमेंट बच्चों क्या है मित्रों, ये गलत है। ठीक है, उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है, तो यहाँ पे केवल 2 स्टेटमेंट ही सही हैं, यानी ऑप्शन सी हमारा क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर और देखते हैं ऋग्वेद के संदर्भ में कथनों पर विचार करना है। ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं जिनमें 10 पुस्तकों में व्यवस्थित किया गया है। इन्हें मंडल के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है मित्रों, मंडल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, प्रत्येक मंडल को अनुवक नामक कई वर्गों में विभाजित किया गया है। ठीक है, राजसु और अश्वमेध यज्ञों का आयोजन प्रधानों और राजाओं द्वारा किया जाता था। क्या किया जाता था, प्रधानों और राजाओं द्वारा किया जाता था। तो मित्रों ये जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ऋग्वेद का में कितने मंडल हैं, ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, यानी ये बात तो क्या है, सही हैं दोनों। अब आते हैं ऋग्वेद में इन मंडलों में जो श्लोक दिए गए हैं उन्हें क्या कहा गया है, उन श्लोकों की संख्या 1028 है और उन्हें क्या बोला गया है, सूक्त ही बोला गया है। यानी ये स्टेटमेंट क्या है हमारा, सही है। प्रत्येक मंडल को अनुवक नामक कई वर्गों में बांटा गया, ये भी बात क्या है, बिल्कुल सही है। राजसु और अश्वमेध यज्ञों राजसु और अश्वमेध यज्ञों का आयोजन प्रधानों और राजाओं द्वारा किया जाता है, ये भी बात क्या है मित्रों, पूर्णतः सही है। तो इनमें से कौन से कथन गलत सही हैं यही बताना है। तो तीनों बातें क्या हैं, पूर्णतः सत्य हैं, यानी ऑप्शन डी हमारा क्या होगा, सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बम्बई डेक्कन में पहला राजस्व बंदोबस्त 1820 के दशक में किया गया था। कब किया गया था, 1820 के दशक में। वर्ष 1859 में अहमदाबाद में कपास आपूर्ति संघ की स्थापना हुई थी। कहाँ पे, कपास आपूर्ति संघ की स्थापना कहाँ पे हुई थी, बता रहे हैं अहमदाबाद में। ठीक है,
तो अगर हम बात करें बम्बई डेक्कन का पहला राजस्व बंदोबस्त 1820 के दशक में हुआ था, ये बात क्या है, पूर्णतः सत्य है। और 1859 में अहमदाबाद में कपास आपूर्ति संघ की स्थापना हुई। अगर इस पर बात करें तो वर्ष 1857 में ब्रिटेन में कपास आपूर्ति संघ की स्थापना हुई थी। कब हुई थी मित्रों, 1857। और अहमदाबाद में नहीं, ये कहाँ पर की गई थी, ब्रिटेन के मैनचेस्टर में की गई थी। कहाँ पर, ब्रिटेन के मैनचेस्टर में की गई थी। यानी दूसरा स्टेटमेंट गलत है, केवल एक सही है, यानी ऑप्शन ए हमारा क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर और देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा श्रृंखलेशन को बेहतर रूप में वर्णित करता है। श्रृंखलेशन को, पहला है यह अमेरिकी डॉलर के मुकाबले किसी देश की मुद्रा के मूल्य में होने वाली गिरावट है। यह घटती मुद्रास्फीति के कारण किसी देश के सकल घरेलू उत्पाद में कमी के बारे में बात करता है। तो यदि हम बात करें, दो ऑप्शन हो गए हमारे, तीसरे ऑप्शन के बारे में देखते हैं, सी के। यह बढ़ती उत्पादन लागत या बाजार प्रतिस्पर्धा के किसी उत्पादन आकार में होने वाली कमी है। ठीक है, यह एक ऐसी स्थिति है जहां रोजगार के पर्याप्त अवसर होने के बावजूद लोग कार्य करने के लिए तैयार नहीं होते हैं, जिससे देश में सकल घरेलू उत्पाद में गिरावट आ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें, यह बढ़ती उत्पादन लागत या बाजार प्रतिस्पर्धा के कारण किसी उत्पादन के आकार में होने वाली कमी को प्रदर्शित करता है। अब इसे सरल भाषा में समझना है मित्रों, तो ये समझिए जैसे मान लो कोई कंपनी है और वो कोई प्रोडक्ट सप्लाई कर रही है, और इस प्रोडक्ट का वेट जब वो शुरू में सप्लाई कर रही थी तो 400 ग्राम आ रहा था, और इस 400 ग्राम की कीमत थी 15 रुपये। कितनी थी, 15 रुपये। अब उसने क्या किया है, बढ़ती उत्पादन लागत या बाजार प्रतिस्पर्धा के कारण किसी उत्पादन के आकार में होने वाली कमी। अब वो क्या करे, प्रोडक्ट का प्राइस तो 15 रुपये रखे, लेकिन इस प्रोडक्ट का वेट कर दे 200 ग्राम। समझ में आई बात, यानी जो पैकेट का आकार होता है, जो प्रोडक्ट होता है, उसका साइज या उसका वेट कम कर दे, लेकिन उसका मूल्य वही रहने दे, तो वो क्या कहलाएगी, तो वो आपकी कहलाती है, यहाँ क्या नाम दिया गया है, जरा इससे फिर से पढ़ते हैं, वो आपकी कहलाती है श्रृंखलेशन। क्या कहलाती है मित्रों, श्रृंखलेशन। बात आई समझ में। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है हमसे। निम्नलिखित ग्रंथों में से कौन सा दार्शनिक विषयों से संबंधित है। कौन सा ग्रंथ दार्शनिक विषयों से संबंधित है, अभिधम्म पिटक, विनय पिटक, त्रिपिटक या सुत्त पिटक। तो मित्रों अगर हम अभिधम्म पिटक के बारे में बात करें तो इसमें बौद्ध धर्म के दर्शन और बौद्ध धर्म के धम्म के बारे में बताया गया है, यानी ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, दार्शनिक विषयों से अभिधम्म पिटक है। विनय पिटक में अगर हम बात करें तो बौद्ध धर्म के नियम और कर्तव्यों के बारे में बताया गया है, किस प्रकार के नियम का पालन करना चाहिए। और त्रिपिटक में बात करें तो इस ग्रंथों के बारे में बताया गया है। ठीक है, और अगर सुत्त पिटक के बारे में बात करें तो ये धम्म में ही शामिल है। ठीक है, मुख्य शिक्षण या उसके बारे में बताया गया है और ये धम्म में ही शामिल है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर और देखते हैं क्या कह रहा है 6। ऑलिव रिडल कछुए के बारे में बताना है। किसके बारे में, ऑलिव रिडल कछुए के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। करिए भाई विचार और देखिए क्या बात सही है। पहला, यह कछुआ प्रशांत, अटलांटिक और हिंद महासागर के जल में पाए जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। ये ऑरविवाडा नामक एक अनोखे सामूहिक घोंसलों में के लिए जाने जाते हैं। ये भी बात सही है। इसे इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN की रेड लिस्ट में
तहत लुप्त प्राय श्रेणी में सूचीबद्ध किया गया है। ओके, ऑपरेशन ओलिविया ऑलिव रिडेल कछुओं की सुरक्षा के लिए शुरू किया गया था। तो यहाँ पे बताना है कौन सी बातें सही हैं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो इसे रेड लिस्ट के तहत सुभेद्य सूची में बद्ध किया गया है। किसमें किया गया है? सुभेद्य सूची में, लुप्त प्राय श्रेणी में नहीं है, इसे सुभेद्य सूची में क्या किया गया है? वर्णित किया गया है। ऑपरेशन ओलिविया ऑलिव रिडेल कछुओं को, ठीक है, यानी 4 सही है, 2 सही है और 1 सही है। 1 2 4 यानी ऑप्शन ए हमारा क्या होगा? सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। सहायक संधि के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करिए। सहायक संधि व्यवस्था लॉर्ड वेलीजली द्वारा प्रारंभ की गई थी। ओके, हैदराबाद के निजाम सबसे पहले अंग्रेजों के साथ सहायक संधि में शामिल हुए थे। ये दोनों बातें क्या है मित्रों? बिल्कुल सही हैं और ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। इसका आयोजन संयुक्त राष्ट्र परिवार कार्यक्रम द्वारा अर्थ आवर निम्नलिखित में, अर्थ आवर के बारे में क्वेश्चन है, जरा देखते हैं अर्थ आवर का। अर्थ आवर निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। इसका आयोजन संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP द्वारा किया जाता है। इसका आयोजन प्रतिवर्ष मार्च माह के अंतिम शनिवार को किया जाता है। ये बात बिल्कुल सही है। यह वर्ष 2007 में प्रथम अर्थ आवर का आयोजन सिडनी में किया गया था। ये भी बात सही है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो मित्रों उपयुक्त में से 2 और 3 सही है, यानी ऑप्शन डी हमारा सही होगा, क्योंकि अर्थ आवर का आयोजन UNDEP के द्वारा नहीं किया जाता है और इसका आयोजन किया जाता है WWF। किसके द्वारा? WWF के द्वारा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। जैन धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। जैन धर्म में सबसे महत्वपूर्ण विचार यह है कि प्रत्येक तत्व भौतिक और आध्यात्मिक कारकों का संयोजन है। ऋषभनाथ प्रथम तीर्थंकर थे। जैन धर्म के 4 सिद्धांत हैं। उपरोक्त में से कौन से कथन सही नहीं हैं? तो यहाँ पर यदि हम बात करें, जैन धर्म के सबसे महत्वपूर्ण विचार प्रत्येक तत्व में भौतिक और आध्यात्मिक कारकों का संयोजन है, बिल्कुल सही है। ऋषभदेव प्रथम तीर्थंकर थे, ये भी बात बिल्कुल सही है। जैन धर्म में 4 सिद्धांत हैं। यदि हम जैन धर्म के सिद्धांतों के बारे में बात करें तो इनकी संख्या 4 नहीं है, इनकी संख्या कितनी है? 5 है, यानी पहला स्टेटमेंट तीसरे नंबर का गलत है। ऑप्शन डी हमारा क्या होगा? सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। हॉर्नबिल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। उपोष्णकटिबंधीय वनों में हॉर्नबिल कैनोपी वृक्षों के साथ एक सहजीवी संबंध में रहते हैं। भारत के भीतर दक्षिण पूर्व क्षेत्र में हॉर्नबिल प्रजातियों की विविधता उच्चतम है। ऑप्शन ए, उष्णकटिबंधीय वनों में हॉर्नबिल कैनोपी, बिल्कुल सही है। भारत में भीतर दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में हॉर्नबिल प्रजातियों विविधता उच्चतम है, ये भी बात बिल्कुल सही है। इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये दोनों बातें क्या हैं? बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि हॉर्नबिल कैनोपी वृक्षों के एक साथ सहजीवी संबंध में नहीं रहते हैं। क्या है? एक साथ सहजीवी संबंध में ठीक है। हॉर्नबिल कैनोपी वृक्षों के साथ एक सहजीवी संबंध में उष्णकटिबंधीय वनों में हॉर्नबिल का कैनोपी वृक्षों के साथ सहजीवी संबंध उष्णकटिबंधीय वनों में हॉर्नबिल क्या है, जरा देखते हैं। ये कौन सा बंध है? ये है आपका उपोष्ण, तो उपोष्ण में नहीं है। ये कौन सा है आपका? उष्णकटिबंधीय, यानी ट्रॉपिकल जोन में रहते हैं, यानी पहला स्टेटमेंट इस तरह गलत हो जाएगा। भारत के भीतर दक्षिण पूर्व क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय प्रजातियों में विविधता उच्चतम है। अगर इस पर जाएं तो भारत में हॉर्नबिल प्रजातियां पाई जाती हैं और भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में हॉर्नबिल प्रजातियों विविधता उच्चतम। भारत के दक्षिण पूर्वी नहीं,
भारत के उत्तर पूर्वी में विविधता उच्चतम है, यानी ये भी स्टेटमेंट इसलिए गलत है। ठीक है, यानी आपके दोनों स्टेटमेंट गलत हैं, यानी ऑप्शन सी हमारा क्या होगा, सही होगा। क्या होगा, ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। 1856 में एक मुश्त बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या करना है, विचार करना है। यह पहली ब्रिटिश लगान बंदोबस्त प्रणाली थी। इसका उद्देश्य तालुकादारों के विस्थापन था। इनमें से कौन सी बातें मित्रों क्या हैं, सही हैं? तो ये दोनों बातें क्या हैं, बिल्कुल सही हैं, यानी सी ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर और देखते हैं 12 क्या कह रहा है। बोमा कैप्चरिंग तकनीक का उपयोग किया जाता है सरीसृपों को पकड़ने के लिए, स्तनधारियों को पकड़ने में, पक्षियों को पकड़ने में, कीटों को पकड़ने में। तो मित्रों इसका उपयोग किया जाता है स्तनधारियों को पकड़ने में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। बौद्ध धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हीनयान संप्रदाय बुद्ध के मूल शिक्षा और बड़ों के सिद्धांत पर विश्वास करता है। पहली बौद्ध संगति राजगृह के सत्तापानी गुफा में आयोजित की गई थी। महाप्रजापति गौतमी भिक्षुणी बनने वाली पहली महिला थीं। तो बताना है मित्रों इनमें से कौन सी बातें क्या हैं, सही हैं। तो अगर हम मित्रों इसमें से देखें, हीनयान संप्रदाय मूल शिक्षा या बड़ों सिद्धांतों पर विश्वास करता है, बिल्कुल सही है। जैसा कि हम जानते हैं तीसरी बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म दो संप्रदायों में बंट गया था, महायान और हीनयान। क्या है, महायान और हीनयान। तो महायान है वो मूर्ति पूजक हो गए थे, यानी मूर्ति पूजा करने लगे थे, और हीनयान मूल शिक्षा पर ही केंद्रित रहे थे, यानी ये स्टेटमेंट सही है। पहली बौद्ध संगति राजगृह में हुई थी, ये भी सही है। प्रजापति गौतमी पहली महिला भिक्षुणी थी, ये भी बात सही है। यानी तीनों बातें सही हैं, यानी डी ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर और देखते हैं सुपर कंप्यूटर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए भाई विचार। पेटाफ्लॉप सुपर कंप्यूटर की प्रसंस्करण गति की एक माप है। परम शिवाय IIT BHU में स्थापित पहला सुपर कंप्यूटर है। वैश्विक स्तर पर अमेरिका में सुपर कंप्यूटरों की संख्या सर्वाधिक है। राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय मेरिट बाई द्वारा संचालित किया जाता है। तो यहाँ पे यदि हम बात करें कौन सी बात बिल्कुल सही होगी, इसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे मित्रों अगर हम बात करें कौन सा स्टेटमेंट पूर्णतः सही है, तो यहाँ पे आपके पेटाफ्लॉप सुपर कंप्यूटर प्रसंस्करण गति के माप है, बिल्कुल सही है। परम शिवाय IIT BHU में स्थापित है, बिल्कुल सही है। सुपर कंप्यूटरों की संख्या सर्वाधिक अमेरिका में है। क्या सर्वाधिक कहाँ पर बता रहे हैं, सर्वाधिक अमेरिका में बता रहे हैं। तो सुपर कंप्यूटर बड़े पैमाने पर अगर बात करें तो इनमें सर्वाधिक उपयोग अमेरिका में नहीं, सर्वाधिक उपयोग कहाँ पे होता है, चीन में होता है। यानी ये स्टेटमेंट गलत हो गया, जबकि चौथा स्टेटमेंट हमारा सही होगा, यानी 1, 2, 4 ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। 17वीं शताब्दी में मद्रास, कलकत्ता और बॉम्बे महत्वपूर्ण बंदरगाह शहर बन गए थे। ये बात क्या है, देखते हैं। शिमला की स्थापना गोरखा युद्ध के दौरान हुई थी। ओके। 1864 में वायसरॉय जॉन लॉरेंस आधिकारिक तौर पर परिषद में शिमला को स्थानांतरित कर दिया था। तो आपको बताना है इनमें से कौन कौन सी बातें क्या हैं, सही हैं। तो यदि हम बात करें 18वां, क्या कह रहे हैं, 17वीं शताब्दी में मद्रास, कलकत्ता और बॉम्बे। तो मित्रों ये 17वीं नहीं, ये हैं कौन सी, 18वीं शताब्दी में। ठीक है, तो यानी पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। शिमला की स्थापना गोरखा युद्ध के दौरान हुई थी, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि शिमला की स्थापना गोरखा युद्ध के दौरान एंग्लो मराठा वार में, गोरखा युद्ध के दौरान 1815-16 के टाइम पे, दूसरे एंग्लो मराठा युद्ध के दौरान 1818 में की गई थी। ठीक है, तो यानी दूसरा भी सही है और तीसरा भी सही है, यानी ऑप्शन बी हमारा क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर और देखते हैं 16 क्या कह रहा है।
H2OOOH पहल के संदर्भ में प्रस्तुत कीजिए, कुछ विचार कीजिए। इस पहल के तहत स्कूली छात्रों द्वारा भारतीय प्रस्तुति, ठीक है, क्या है इस पहल के, क्या है H2O के संदर्भ में स्कूली छात्रों द्वारा प्रस्तुत भारतीय नदियों के संरक्षण पर केंद्रित कहानी आधारित एनिमेटेड फिल्मों को विमोचन किया गया। बिल्कुल सही है। यह पहल संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक विज्ञान संगठन यूनेस्को द्वारा राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन NGMC द्वारा शुरू किया गया था। ये भी बात क्या है, बिल्कुल सही है। विश्व जल दिवस कब होता है मित्रों? 22 मार्च को। कब होता है? 22 मार्च को, ठीक है। भारत के बच्चों द्वारा वाटर प्राइज वॉइस प्रोग्राम के तहत क्या, वाटर वाइज प्रोग्राम के तहत ये शुरू किया गया है। और ये बातें दोनों की दोनों क्या है मित्रों, बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। स्तूपों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी उत्पत्ति साधारण अर्धगोलाकार टीले के रूप में हुई, इसे बाद में अंड कहा गया। स्तूपों की रेलिंग और स्तंभों पर मिले शिलालेखों के निर्माण हेतु किए गए दान को अंकित किया गया। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन क्या हैं, सही हैं? ये कथन बताने हैं कौन से इसमें सही हैं। तो मित्रों स्तूपों में ये बात जो अर्धगोलाकार टीलों के रूप में हुई है, ये बात बिल्कुल सही है, अंडी कहा जाता है। रेलिंग स्तंभों में मिले शिलालेखों का निर्माण हेतु दान दिया गया, ये भी बात सही है, यानी दोनों ऑप्शन बिल्कुल सही हैं। कवच है 140 सुरक्षा प्रणाली, सक्रिय सुरक्षा प्रणाली, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का समुच्चय, रेडियो आवृत्ति पहचान उपकरणों का समुच्चय या रेडियो आवृत्ति उपकरणों का समुच्चय। तो इसमें कवच मित्रों क्या है, रेलवे पर आधारित एक है स्वचालित सुरक्षा प्रणाली, यानी रेलवे दुर्घटनाओं को रोकने के लिए भारतीय रेलवे द्वारा शुरू किया गया एक प्रोग्राम है, जिसके अंतर्गत यदि खतरा होगा तो दोनों ट्रेनें एक ही पटरी पर आएंगी। फॉग होगा तो ऐसी दुर्घटनाओं के दौरान वो स्वतः एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है, सुरक्षा प्रणाली है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19। बॉम्बे में वास्तुकला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। क्या है विचार? नव गॉथिक शैली विशेषता केवल ऊंची छतें, नुकीली मेहराब और व्यापक अलंकरण है। विक्टोरिया टर्मन्स नव गॉथिक शैली का उदाहरण है। हाइब्रिड इंडो सरसैनिक वास्तुकला शैली है वह है जिसमें 19वीं शताब्दी में विकसित भारतीय और यूरोपीय वास्तुकला के तत्वों को शामिल किया गया था। क्या है? वास्तुकला को शामिल किया गया था। तो इसमें देखना है क्या पूछा गया है, विचार कर लिया हम लोगों ने। विचार करने के बाद ऑप्शन में आते हैं, उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं? तो यहाँ पे कथन एक बार दोबारा फिर विचार कर लें हम लोग एक साथ। क्या कह रहा है? नव गॉथिक शैली विशेषता ऊंची छतें और नुकीली मेहराब व्यापक अलंकरण होता है, बिल्कुल सही है। विक्टोरिया टर्मिनल इसका उदाहरण है, ये भी सही है। इंडो हाइब्रिड सरसैनिक वास्तुकला वह है जिसमें 19वीं शताब्दी में विकसित भारतीय यूरोपीय वास्तुकला का तत्व शामिल किया गया था। तो यदि हम इस पे विचार करें तो ये 19वीं शताब्दी में नहीं, ये कब आया था? ये 20वीं शताब्दी में आया था। यानी ऑप्शन कौन सा हमारा सही होगा? ऑप्शन हमारा केवल 1 और 2 सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20। ओल चिकी निम्नलिखित भाषाओं में से किसकी लिपि है? ओल चिकी अगर हम बात करें तो ये ओल चिकी आपकी संथाली भाषा से रिलेटेड है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21। प्राचीन भारत में विवाह नियमों के संदर्भ में विचार करना है। गोत्र प्रणाली विवाहों को सगोत्र विवाह को सुनिश्चित करने के लिए की गई थी। धर्मशास्त्रों में वर्णित नियम समाज के सभी वर्गों पर बाध्यकारी थे। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सी बातें सही हैं, तो गोत्र प्रणाली विवाहों में सगोत्र विवाह को सुनिश्चित करने के लिए की गई थी। ये बात सही है या गलत? तो यहाँ पर हम देखें, अपने गोत्र के बाहर विवाह कर देना ही अपेक्षित था, ठीक है। गोत्र प्रणाली नियमों के द्वारा इसे सुनिश्चित किया गया था, सगोत्र नहीं, अपने गोत्र से बाहर, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट क्या हुआ मित्रों? गलत है। धर्मशास्त्रों में वर्णित नियम समाज सभी वर्गों के लिए बाध्यकारी नहीं थे, ये भी बात बिल्कुल गलत है। यानी ऑप्शन डी हमारा क्या होगा? सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22। इंडिया प्लास्टिक पैक्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। IPP के वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर WWF द्वारा लॉन्च किया गया है, ठीक है। भारत
भारत में प्लास्टिक समझौता करने वाला एशिया का पहला देश बन गया। ये बात गलत है, ये बात सही है, यानी ऑप्शन एक ही हमारा सही, पहली बात गलत है और दूसरी बात क्या है मित्रों, सही है। नहीं पूछा गया है। पहली बात क्या है, वर्ल्ड वाइड फॉर नेचर द्वारा लॉन्च नहीं किया गया है, ठीक है। और प्लास्टिक भारत का एशिया में देश का पहला देश बन गया है, ये बात बिल्कुल सही है। तो अगर हम इसमें पूछा गया कौन सा नहीं है, तो कौन सा सही नहीं है, पहला वाला स्टेटमेंट सही नहीं है, क्योंकि IPP किसके द्वारा शुरू किया गया है, एक गैर सरकारी संगठन है, ठीक है। और इसको CII यानी भारतीय औद्योगिक संघ द्वारा शुरू किया गया है, ठीक है। CII चैम्बर ऑफ कॉमर्स। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23। भारत के इतिहास में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करना है। बारदोली किसान आंदोलन, कांग्रेस मंत्रियों का इस्तीफा, गांधी इरविन समझौता, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। तो यहाँ पे बताना है कौन सी बातें सही हैं। तो यहाँ पर मित्रों अगर हम बात करें बारदोली, तो बारदोली हुआ था 1928 में। कांग्रेस मंत्रियों का इस्तीफा के बारे में अगर हम बात करें तो कांग्रेस के मंत्रियों का इस्तीफा हुआ था 1939 में। कब हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान। गांधी इरविन समझौता 1931। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के बारे में अगर हम बात करें तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन आपका कब हुआ था, 1931 में ही हुआ था। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सी बातें सही हैं, तो यहाँ पर मित्रों अगर हम देखें तो पहला सबसे पहले बारदोली किसान आंदोलन ही हुआ था, ठीक है। बारदोली किसान आंदोलन, ठीक है, 1। नेक्स्ट गांधी इरविन समझौता, नेक्स्ट ये और नेक्स्ट ये, यानी चौथा ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर और देखते हैं 24 पर, सॉरी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में महात्मा गांधी के नाम एक ग्रीन ट्रायंगल का अनावरण मेडागास्कर की राजधानी एंटानारिवो में किया गया था। बात सही है। गांधी ने वर्ष 1893 में दादा अब्दुल्ला नामक व्यापारी के कानूनी सलाहकार के रूप में सेवा हेतु डरबन नटाल पहुंचे थे। सही है। टॉलस्टॉय फॉर्म का गांधी के सत्याग्रह का जन्मस्थान माना जाता है, लेकिन फिनिक्स फॉर्म में सत्याग्रह को संघर्ष के हथियार के रूप में डाला गया था। तो अगर हम बात करें यहाँ पे कौन सी बातें सही हैं, तो मित्रों अगर हम बात करें फिनिक्स फार्म, कौन सा फार्म, फिनिक्स सत्याग्रह का जन्मस्थान हुआ था, और टॉलस्टॉय फार्म सत्याग्रह के संघर्ष के हथियार के रूप में जाना जाता है। यानी पहला गलत है और 1 और 2 सही हैं, यानी ऑप्शन बी हमारा क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25। मध्य एशिया में आए शकों को मलेच्छ कहा जाता था। संस्कृत ग्रंथों में शिलालेखों ने व्यापारियों को नामित करने के लिए वणिक शब्द का उपयोग किया है। तो यहाँ पे मित्रों ये दोनों स्टेटमेंट क्या हैं, बिल्कुल सही हैं, सी ऑप्शन हमारा होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित में से कौन सा कथन नेत्रा नेटवर्क फॉर स्पेस ऑब्जर्वेशन ट्रैकिंग एनालिसिस परियोजना के बारे में सही है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें, या सही है, सूर्य का अध्ययन करने वाला भारत का पहला मिशन, यह 1 सेंटीमीटर जितनी छोटी वस्तुओं को चिन्हित कर सकता है, ठीक है। यह एक सतत मानवीय अंतरिक्ष अन्वेषण कार्यक्रम की नींव रखता है। यह अंतरिक्ष में एक पूर्व चेतावनी प्रणाली है, यानी डी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। समझौता राजनीतिक दल की स्थापना, लखनऊ समझौता 1915 बता रहे हैं। कब बता रहे हैं, 1915। मुस्लिम लीग 1906, हिंदू महासभा 1915। तो मित्रों लखनऊ समझौता हुआ था 1916 में, 1916 में। बाकी ये दोनों बिल्कुल सही है, यानी 2 और 3 हमारा क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है उसको देखते हैं 28 और समझते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मेडागास्कर द्वीप में सबसे निकट है। रिन्यूअस द्वीप समूह, डियोगो गार्सिया, मॉरिशस, कोमोरोस। तो यहाँ पे यदि हम बात करें कौन सा द्वीप समूह बिल्कुल समीप है, तो ये है आपका कोमोरोस द्वीप समूह, बिल्कुल समीप है। बौद्ध और जैन ग्रंथों में निम्नलिखित किन महाजनपदों का उल्लेख किया गया है, तो कुरु, चेदी, अवंती, मल्ल, सूरसेन और काशी। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो इन सभी
जितने भी यहाँ पर लिखे हैं सभी जनपदों का उल्लेख है, यानी टोटल कितने 16 महाजनपदों का, यानी डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तमिल महाकाव्य शिल्पाधिकारम सत्तनार द्वारा रचित था। पुराणों में केवल सृष्टि की रचना और सृष्टि की प्रक्रिया में सम्मिलित के बारे में ही वर्णन है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? 1, 2, एक और 2, ना 1 ना 2। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा सही है, तो मित्रों ये दोनों बातें बिल्कुल क्या हैं? गलत हैं। ऑप्शन डी हमारा क्या होगा? सही होगा। तमिल महाकाव्य शिल्पाधिकारम सत्तनार द्वारा रचित था। तो यदि हम बात करें तमिल महाकाव्य किसके द्वारा रचित था? शिल्पा इलिंगो किसके द्वारा? इलिंगो द्वारा रचित था। ठीक है। और पुराणों में केवल सृष्टि की रचना और सृष्टि की प्रक्रिया में सम्मिलित देवताओं के बारे में ही वर्णन है। पुराणों का शाब्दिक अर्थ होता है प्राचीन, और इसमें विष्णु, ब्रह्मा, शंकर सभी देवताओं का वर्णन है। ठीक है। तो यानी हमारा दोनों ऑप्शन क्या हो गए? गलत हो गए। नेक्स्ट 31, हाइपरसोनिक तकनीक के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करिए। हाइपरसोनिक मिसाइल प्रणाली के अंतर्गत कोई मिसाइल या आयुध कम से कम 5 मैक कितना? 5 मैक भरने गति से उड़ान भरने में गतिशील होते हैं। हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल ठोस ईंधन चालित वाले इंजन द्वारा संचालित होते हैं जो इसके लक्ष्य तक पहुंचने में गति प्रदान करते हैं। ये दोनों मित्रों बिल्कुल गलत हैं। ठीक है। हाइपरसोनिक अगर मिसाइल की बारे में बात करें तो कोई मिसाइल हाइपरसोनिक कम से कम 5 मैक आर्थिक ध्वनि कितने? कम से कम 5 मैक गति उड़ान भरने के साथ गैर गतिशील होते हैं। अंतर्गत कोई मिसाइल की बारे में अगर हम बात करें, कोई मिसाइल या आयुध कम से कम 5 मैक अर्थात ध्वनि की गति के 5 गुना, और ये क्या बोल रहा है? हाइपरसोनिक मिसाइल प्रणाली के अंदर कोई मिसाइल या आयुध कम से कम 5 मैक की गति की उड़ान भर ठीक है, कम से कम 5 मैक गति की उड़ान भर सकते हो। तो ये क्या कह रहा है? आयुध, कोई मिसाइल या आयुध कम से कम 5 मैक भर सकते हो। नॉन मोनोवेल नहीं, भर सकते हो, गति करने में सक्षम हो। हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल ठोस नहीं द्रव ईंधन होता है ये, यानी दोनों स्टेटमेंट गलत हैं। डी ऑप्शन हमारा क्या होगा? सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पर और देखते हैं 32 क्या सिखा रहा है हमको। संगम संबंध में विचार करना है। तोल्काप्पियम तमिल व्याकरण का सबसे पुराना ग्रंथ है। ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है। इस काल में महिलाओं को अपना जीवन साथी चुनने की अनुमति थी। दोनों बातें सही हैं। सी ऑप्शन हमारा सही होगा। अशोक के अभिलेख में निम्नलिखित में से किस भाषा में उत्कीर्ण किए गए थे? प्राकृत, अरमाइक, संस्कृत, ब्राह्मी और ग्रीक। तो अगर हम बात करें तो अशोक के अभिलेख हमें जिस भाषा में मिले हैं वो भाषा कौन कौन सी है? अरमाइक है, खरोष्टी है, ठीक है, और ग्रीक है। ठीक, तो यहाँ पर अगर हम बात करें संस्कृत के अभिलेख नहीं मिले हैं। क्या? संस्कृत के अभिलेख नहीं मिले हैं। बाकी प्राकृत, अरमाइक, ग्रीक और ब्राह्मी चारों भाषाओं के मिले हैं, यानी केवल 4 सही हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34। बामियान युद्ध में संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मेस आइनाक नामक पुरातात्विक स्थल लेपिस लाजुली से समृद्ध है। बामियान के समृद्ध बुद्ध में सभी प्रतिमाओं का मुद्रा समान है। यह मूर्तियां गुप्त, शैसनिक, हेलोसिनेटिक कलात्मक शैलियों का संगम का प्रमुख उदाहरण थीं। तो बताना है इनमें से कौन सा सही है। तो मित्रों यहाँ केवल आपका तीसरा सही है, बाकी दोनों क्या हैं? गलत हैं। बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। लिथोग्राफ मुद्रित खंड पांडुलिपियों का उदाहरण है। आज सिक्के आमतौर पर गोलाकार होते थे। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो लिथोग्राफ मुद्रित खंड पांडुलिपियों के उदाहरण नहीं हैं और आहत सिक्के गोलाकार नहीं होते थे आमतौर पर, यानी दोनों ऑप्शन क्या है हमारे? गलत हैं। क्या है मित्रों? दोनों ऑप्शन क्या हैं?
गलत हैं। पांडुलिपि कागज, छाल, कपड़ा, धातु, ताड़ के पत्ते या ऐसी किसी अन्य सामग्री पर कम से कम 75 साल पुरानी हस्तलिखित रचना होती है। ठीक है, लिथोग्राफ मुद्रित पांडुलिपियाँ नहीं होती हैं। बात आई समझ में। और ये आहत सिक्कों के बारे में बात करें तो आयताकार कभी कभी होते थे, वर्गाकार होते थे, ठीक है, कभी कभी गोलाकार बहुत कम बनाए गए थे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 और उसको देखते हैं। सूफियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। सूफियों ने मुस्लिम धार्मिक जीव विद्वानों द्वारा बनाए गए विस्तृत अनुष्ठानों और आचार संहिताओं का अस्वीकार नहीं किया था। इन्होंने जिक्र का उपयोग प्रशिक्षण के विस्तृत तरीके से विकसित किए थे। 12वीं शताब्दी और के बाद मध्य एशिया से आने वाले सूफी बड़ी संख्या में हिंदुस्तान में ही बस गए थे। सूफी संतों ने अपनी सभाओं का आयोजन अपने खानखाओं और धर्मशालाओं में किया था। तो मित्रों, इनमें से कौन से सही हैं इसके बारे में बताना है। तो यहाँ पर पहला स्टेट, मुस्लिम विद्वानों द्वारा बनाए गए विस्तृत अनुष्ठान और आचार संहिता अस्वीकार नहीं किया था। इन्होंने अस्वीकार कर दिया था, नहीं कर दिया था। इनके जिक्र उपयोग प्रशिक्षण विस्तृत तरीके से विस्तृत किए गए थे, ये बात बिल्कुल सही है। 12वीं शताब्दी के बाद मध्य एशिया से आने वाले सूफी बड़ी संख्या में हिंदुस्तान में ही बस गए, ये भी बात बिल्कुल गलत है। सूफी संतों ने अपनी सभाओं का आयोजन अपनी खानकाह में किया, ये भी बात सही, यानी 2 और 4 सही हैं। बी ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पर। वर्ष 1921 में मालाबार विद्रोह ब्रिटिश शासकों को स्थानीय हिंदू जमींदारों के खिलाफ होने वाले मुस्लिम किसानों का विद्रोह था। मालाबार विद्रोह को धार्मिक विद्रोह के रूप में भी वर्णित है। मोपला मुख्य रूप से दक्षिण केरल में रहते थे। तो यहाँ पे बताना है कौन सी बात सही है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, मालाबार विद्रोह 1921 में हुआ था, ये बात बिल्कुल क्या है, सही है। क्या है, बिल्कुल सही है। मालाबार विद्रोह धार्मिक विद्रोह के रूप में भी वर्णित किया गया था, नहीं, मालाबार विद्रोह धार्मिक विद्रोह के रूप में वर्णित नहीं किया गया था। ठीक है, यह एक कैसा था, यह एक किसान विद्रोह था। कैसा था मित्रों, किसान विद्रोह था। मोपला मुख्य रूप से दक्षिण केरल में रहते थे। अगर हम मोपला के बारे में बात करें तो ये दक्षिण केरल में नहीं, मालाबार तट की तरफ रहते थे, यानी ये भी ऑप्शन गलत है, केवल एक सही है, यानी ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 और देखते हैं 38 क्या कह रहा है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। मुगल दरबार के इतिहास में तुर्की भाषा में लिखा गया था, ये बात कैसी है, बिल्कुल सही है। मुगल की सभी पुस्तकें पांडुलिपियों के रूप में थी, नहीं, सभी पुस्तकें पांडुलिपियों के रूप में नहीं थी, सॉरी। इसमें अगर हम बात करें, सॉरी गलत है तो थोड़ा, फिर से पढ़ते हैं। मुगल दरबार इतिहास को तुर्की भाषा में लिखा गया था। मुगल दरबार का इतिहास तुर्की भाषा में लिखा गया था, ये बात सही नहीं है। ये दरबार किस भाषा में लिखा गया था, फारसी भाषा में लिखा गया था। और मुगल भारत की सभी पुस्तकें पांडुलिपियों के रूप में थीं, ये बात क्या है, ये बात सही है, यानी आपका ऑप्शन पहला गलत है और इसमें नहीं पूछा है, यानी ए ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पर और देखते हैं 39 क्या कह रहा है। उत्तरी काले चमकदार पात्र एनबीपीडब्ल्यू के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एनबीपीडब्ल्यू कठोर चाक निर्मित धातु की तरह दिखने वाले चमकदार काली सतह वाले पात्र हैं। एनबीपीडब्ल्यू चरण प्रथम शहरीकरण से संबंधित हैं। एनबीपीडब्ल्यू संस्कृति भारतीय उपमहाद्वीप में लौह प्रौद्योगिकी के व्यापक उपयोग के काल से संबंधित हैं। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं? तो यहाँ पर यदि हम बात करें, एनबीपीडब्ल्यू चाक निर्मित धातुओं से दिखने वाले चमकदार काली सतह वाले पात्र हैं, बिल्कुल सही है। प्रथम शहरीकरण से संबंधित नहीं हैं। एनबीपीडब्ल्यू दूसरी शहरीकरण से संबंधित हैं। संस्कृति भारतीय उपमहाद्वीप में सही है, यानी केवल 1 और 3 सही है। थेयम एक प्रसिद्ध अनुष्ठानिक कला है। क्या है? अनुष्ठानिक कला। कहाँ पर? उत्तरी केरल, दक्षिणी केरल, उत्तरी कर्नाटक या दक्षिणी कर्नाटक। तो यहाँ पर यदि हम बात करें थेयम क्या है, तो थेयम उत्तरी केरल का एक अनुष्ठानिक कला है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, करें विचार और उसके बाद सही दिखाना है। कीमतों पर नियंत्रित करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में विभिन्न वस्तुओं के लिए 3 अलग अलग बाजार स्थापित किए। ये बात क्या है? बिल्कुल सही है। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों को वेतन को एकता के बजाय नगद देना शुरू किया, बिल्कुल सही है। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि
विकास के लिए दीवाने खोई नामक विभाग स्थापित किया, बिल्कुल सही है। मोहम्मद बिन तुगलक ने तांबे के सिक्के के स्थान पर चांदी के सिक्के चलवाए, ये नहीं चमड़े के सिक्के चलवाए थे, यानी ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42। किताबुल हिंद, रिहाला, अकबरनामा, बादशाहनामा, लेखक। तो यहाँ पर बात करनी है कौन सा सही सुमेलित नहीं है, केवल 1, केवल 2, केवल 3, केवल 4। तो यहाँ पे कौन सी सही सुमेलित नहीं है? किताबुल हिंद अगर बारे में बात करें तो ये किताब लिखी थी अल बरूनी ने। किसने लिखी थी? अल बरूनी ने। रिहाला की बात करें तो ये किताब लिखी थी किसने? इब्न बतूता ने। किसने लिखी थी? इब्न बतूता ने। ठीक है, ये ऊपर नीचे हो गया है। अकबरनामा अबुल फजल सही है। बादशाहनामा अबुल अहमद लाहौरी, यानी आपकी अगर हम बात करें तो 3 और 4 सही सुमेलित हैं, ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पर और देखते हैं पाल ददवार नरसंहार 1922 में निम्नलिखित किस राज्य में हुआ था? पाल ददवार नरसंहार अगर हम बात करें किस राज्य में हुआ था तो ये है आपका गुजरात राज्य में हुआ था। कब हुआ था? गुजरात राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी मनसबदार का पद, उसके वेतन, उसकी जात से स्वतंत्र होता था, इसके बारे में बताना है। ठीक है, 5 भागों में लिखे गए अबुल फजल के अकबरनामा के प्रत्येक भाग में विशिष्ट पहलू से संबंधित था। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो किसी मनसबदार का पद, उसका वेतन, उसकी जात स्वतंत्र होते थे? नहीं, स्वतंत्र नहीं होते थे, वही निर्धारित करती थी। 5 भागों में नहीं 3 भागों में लिखा गया है, यानी दोनों बातें बिल्कुल गलत हैं, यानी ऑप्शन डी हमारा क्या होगा? सही होगा। हम्पी के संदर्भ में है। हम्पी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हम्पी कृष्णा तुंगभद्रा के बेसिन में थी। महानवमी त्यौहार हम्पी में मनाए जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार था। ओके, विजय विट्ठल मंदिर का निर्माण 15वीं शताब्दी में राजा देवराय प्रथम द्वारा करवाया गया था। तो यहाँ पे बताना है कौन सी बात सही है, नहीं, कौन सी बात सही नहीं है, ये बताना है मित्रों ध्यान से। कौन सी बात सही नहीं है, नहीं पर विशेष ध्यान देना। तो यहाँ पे हम्पी कृष्णा बेसिन में स्थित है, सही है। महानवमी का त्यौहार बिल्कुल सही है। विजय विट्ठल मंदिर का निर्माण शताब्दी में देवराय प्रथम, ये बात गलत है। इस विजय विट्ठल मंदिर का निर्माण किसने कराया था? 15वीं शताब्दी में राजा देवराय द्वितीय द्वारा कराया गया था। किसके द्वारा? देवराय द्वितीय के द्वारा, यानी ये स्टेटमेंट गलत है। तीसरा ऑप्शन सही होगा, बी ऑप्शन। रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन RFID का संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। करिए विचार और उत्तर बताइए। यह एक प्रकार का वायरलेस ट्रैकिंग प्रणाली है जिसमें टैग और रीडर शामिल होते हैं। सक्रिय रैफिट्स को रीडर द्वारा संचालित विद्युत चुंबकीय ऊर्जा का उपयोग करके सक्रिय किया जाता है। निष्क्रिय टैग की तुलना में सक्रिय टैग को रीड रेंज लगभग 300 फीट से अधिक होती है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करिए। तो यहाँ पे यदि हमें बात करनी है तो यहाँ पर मित्रों सक्रिय रैफिड रीड द्वारा संचालित विद्युत चुंबकीय ऊर्जा, ये विद्युत चुंबकीय ऊर्जा नहीं है, रेडियो तरंगें होती हैं। केवल 1 और 3 हमारा सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पर। देखते हैं 47। मुगल दरबार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कॉर्निश औपचारिक अभिवादन का एक ऐसा तरीका था जिसे दरबारी अपने बाएं हाथ की हथेली को छाती पर विपरीत रखकर सिर झुकाते थे। तस्लीम का तात्पर्य समर्पण था। तो यहाँ पर बात करनी है कौन सी बातें सही हैं। कॉर्निश औपचारिक अभिवादन का एक ऐसा तरीका जिसमें दरबारी बाएं हाथ की हथेली को छाती के विपरीत रखकर सिर झुकाते थे। तो यहाँ पर यदि हम बात करें जो अभिवादन का औपचारिक तरीका था जिसमें दरबारी बाएं हाथ नहीं, कौन सा हाथ है? दायां हाथ। कौन सा हाथ है मित्रों? दायां हाथ। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। तस्लीम का अर्थ समर्पण है, ये बात सही है। दूसरा ऑप्शन हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 48। सिंच एक ऐसी सूती वस्त्र है, बांडना गर्दन या सिर के लिए किसी भी चमकीले रंग वाले मुद्रित स्कार्फ को संदर्भित होता है। वर्ष 1854 में भारत में पहली कपास मिल बम्बई में कताई मिल के रूप में स्थापित की गई थी। उपरोक्त कथनों के बारे में बताना है।
तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये तीनों बातें कैसी हैं, बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नया खोजा गया जीवाश्म सिल्पोस्मिनी वाइडेनी संबंधित है स्तनधारी सरसृपी पक्षियों और मोलस्का से, तो ये संबंधित है आपके मोलस्का से। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50। संविधान सभा के अधिकांश सदस्य कांग्रेस पार्टी से थे। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी। 42वें संशोधन से भारतीय 5 विषयों की समवर्ती सूची से हटाकर राज्य सूची में स्थानांतरित कर दिया। अब आपको बताना है इनमें से कौन सी बातें सही हैं। तो इनमें से पहली और दूसरी बात सही है, तीसरी बात गलत है। ए ऑप्शन सही होगा। क्या होगा? ए ऑप्शन हमारा सही होगा, क्योंकि यहाँ पर 5 विषयों को समवर्ती सूची से हटाकर किस में डाल दिया गया था? राज्य सूची में। तो ये समवर्ती सूची नहीं है, राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में डाल दिया गया था। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51। मुगलों के महान उपाधियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्याभिषेक के समय अथवा किसी शत्रु पर विजय के बाद मुगल बादशाह इन्हें ग्रहण करते थे। क्या? महान उपाधियों को। ठीक है, ओके। इसके बाद योग्य व्यक्तियों को पदवियां देना मुगल राज्य की स्वतंत्रता का महत्वपूर्ण पक्ष था। तो इसके बारे में अगर हम बात करें तो तीसरा ऑप्शन क्या है? राजनयिक उपहारों को सम्मान पर आदर का प्रतीक माना जाता था। तो मित्रों यहाँ पर ये तीनों स्टेटमेंट पूर्णतः क्या हैं? सत्य हैं, यानी ऑप्शन डी हमारा क्या होगा? सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ग्रे वाटर को अपशिष्ट जल के रूप में परिभाषित किया जाता है जो कारखानों की प्रक्रियाओं से उत्पन्न होता है। सुजलम 2.0 अभियान पंचायत घर और स्वास्थ्य सुविधाओं को संस्थागत स्तर के ग्रे वाटर प्रबंधन परिसंपत्तियों के निर्माण में ध्यान केंद्रित करेगा। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सतत लक्ष्य सेवन के उद्देश्य से विकसित प्रच्छन्न पेयजल सार्वभौमिक पहुंच प्रदान करने के लिए करना है। तो इनमें से कौन सी बात बिल्कुल सही है? तो ग्रे वाटर की अगर हम बात करें तो ग्रे वाटर को घरेलू प्रक्रियाओं, बर्तन धोने, कपड़े धोने और नहाने से उत्पन्न अपशिष्ट जल के रूप में परिभाषित किया जाता है। और ये क्या कह रहे हैं? ग्रे वाटर अपशिष्ट जल के रूप में परिभाषित किया जाता है जो कारखानों की प्रक्रियाओं से उत्पन्न होता है। कारखानों के नहीं, घरों का अपशिष्ट जल होता है। पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। सुजलम 2.0 पंचायत घर और इसके बारे में बता रहा है, तो ये बात बिल्कुल क्या है? सुजलम बिल्कुल सही है। सतत विकास लक्ष्य के बारे में अगर हम बात करें तो सतत विकास लक्ष्य 7 नहीं 6 है, यानी 3 गलत, केवल बी सही होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर हमारा 53। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1950 में योजना आयोग अधिनियम के तहत स्थापित योजना एक वैधानिक निकाय था। क्या था? वैधानिक निकाय। केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना 1 ना 2। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सी बातें सही हैं, तो 1950 में योजना आयोग बना, ये बात सही नहीं है, क्योंकि ये वैधानिक नहीं गैर संवैधानिक निकाय था। और ऑप्शन बी हमारा क्या होगा? सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पर। चिश्ती परंपरा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सूफी संतों की दरगाह पर की गई जियारत सारे इस्लामी विश्व में प्रचलित है। चिश्ती धन के समान क्या है? समान रूप में दान स्वीकार करते थे। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही हैं? तो यहाँ पे बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो ये दोनों स्टेटमेंट मित्रों क्या हैं? सही हैं। सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 55 पर और देखते हैं 55 क्या कह रहा है। स्वतंत्र राष्ट्रकुल CIS निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे व्यापार और सैन्य नीति निरंतर सहयोग सुनिश्चित करने के लिए स्थापित किया गया था। सही है। कजाकिस्तान CIS के सदस्य नहीं है। ठीक है। इनमें से बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो यहाँ पे बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो आपका दूसरा स्टेटमेंट गलत है, पहला स्टेटमेंट सही है। कजाकिस्तान CIS का सदस्य है। ठीक है। और ये सदस्य कब बन गया था? 1993 में बन गया था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56। राजा राममोहन राय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए।
करिए। यह पश्चिमी आधुनिक विचारों के बहुत प्रभावित थे। उनकी पहली प्रकाशित कृति जीवन चरित्र थी। उन्होंने महिलाओं को मुक्ति शिक्षा की दिशा में कार्य किया। ब्रह्म समाज आधुनिक पहला बौद्धिक सुधार आंदोलन था। तो यहाँ पर बात करनी है कौन कौन सी बातें सही हैं। तो इनकी पहली प्रकाशित जीवन चरित्र, ये बात बिल्कुल सही है। उन्होंने महिलाओं की सती प्रथा के लिए काम किया था। ब्रह्म समाज बिल्कुल सही है। पश्चिमी आधुनिक विचार यानी 1, 3, 4 सही होगा। विजयनगर साम्राज्य से संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। घोड़ों के व्यापारियों, क्या है, घोड़ों के व्यापारियों के स्थानीय समुदायों को कुदराई चेट्टी के नाम से जाना जाता था। कुदराई चेट्टी के नाम से जाना जाता था, सही है। साम्राज्य मुख्य रूप से मसालों, कीमती पत्थरों, बाजारों के लिए जाना जाता था, सही है। सुलभ वंश इस साम्राज्य का पहला वंश था, नहीं। सुलभ वंश इस साम्राज्य का पहला वंश नहीं था। क्या? सुलभ वंश इस साम्राज्य का पहला वंश नहीं था, क्योंकि संगम वंश के रूप में पहले राजवंश बना था। कौन सा? संगम वंश। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? केवल 1 और 2 यानी सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58। निम्नलिखित अनुसूचित जनजाति आयोग NCST के बारे में अनुच्छेद 338A के संशोधन में स्थापित किया गया था। इसके सदस्य 2 या 2 से अधिक कार्यकाल हेतु नियुक्त नहीं पात्र होते हैं। भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संथाल समुदाय से संबंधित हैं। तो ये बातें देखनी हैं कौन सी सही हैं या गलत हैं। क्या बोला है? कौन सा स्टेटमेंट इनमें से सही है? तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट सही हैं, यानी बी 2 और 3। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। मध्य भारत में सतनामी आंदोलन का शुरुआत घासीदास द्वारा की गई थी। सस्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले द्वारा की गई थी। तो ये दोनों बातें क्या है मित्रों? बिल्कुल सही हैं, सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60। अकबर के काल के में भूमि वर्गीकरण के निम्नलिखित में कौन सा सही है? पोलज ऐसी भूमि थी जिसे क्रमिक रूप से फसल होती थी और कभी कभी परती नहीं रहने दिया जाता था, बात सही है। परौती ऐसी भूमि थी जिसकी उर्वरता बनाए रखने के लिए बीच बीच में खेती नहीं की जाती थी, ये भी बात सही है। चचर भूमि ऐसी भूमि थी जिसे 3-4 वर्षों के लिए परती छोड़ दिया जाता था, सही है। जिस भूमि में 5 वर्ष या इससे अधिक समय तक खेती नहीं की जाती उसे बंजर कहा जाता था, ये भी बात सही है। यानी चारों बातें सही हैं, डी ऑप्शन हमारा क्या होगा? सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61। क्या कह रहा है? समुद्री हीट वेव्स समुद्र में अत्यधिक उच्च तापमान की स्थिति है। समुद्री हीट वेव समुद्री जीवन के खतरे में डालकर पारिस्थितिकी तंत्र संरचना को प्रभावित करते हैं। पूर्वी हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री हीट वेव्स के सर्वाधिक वृद्धि का अनुभव किया गया था। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सी बात सही होगी, तो यहाँ पर मित्रों आपके पहले और दूसरी बातें सही होंगी, बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62 पर और देखते हैं क्या कह रहा है 62। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। रामकृष्ण मिशन, प्रार्थना समाज, अलीगढ़ आंदोलन, इनमें से संस्थापक के बारे में बताना है, कौन सी बातें सही हैं। तो यहाँ पर जो सुमेलित हैं तो मित्रों रामकृष्ण मिशन, स्वामी विवेकानंद, प्रार्थना समाज, आत्माराम पांडुरंग, अलीगढ़, सर सैयद अहमद खान, तीनों सही हैं। नेक्स्ट है हमारा 63। मनसबदारी प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। इसकी शुरुआत प्रथमतः अकबर द्वारा की गई थी। ओके, यह प्रणाली वंशानुगत थी, तो इसके बारे में बताना है। तो ये प्रणाली अकबर द्वारा तो की गई थी लेकिन ये वंशानुगत नहीं थी। ऑप्शन ए हमारा सही होगा क्योंकि यह वंशानुगत नहीं थी। 64 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत सरकार बौद्धों के धार्मिक अल्पसंख्यकों घोषित नहीं किया है। अल्पसंख्यक शब्द भारतीय संविधान में परिभाषित नहीं है। 7वें संविधान संशोधन से 1956 में 350 खा के अंतर स्थापित किया गया है। भाषाई अल्पसंख्यकों के बारे में विशेष अधिकारी का प्रावधान है। सीखो और कमाओ अल्पसंख्यकों के लिए नियोजन आधारित विकास कौशल योजना है। तो मित्रों यहाँ पे बताना है कौन सी बात सही है। भारतीय संविधान में अल्पसंख्यक घोषित किया गया है, यानी ऑप्शन बी 1, 2, 3, 4 सही होगा। ठीक है, क्या सही होगा? 2, 3, 4। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65 पर, देखते हैं क्या कह रहा है 65। पाइका विद्रोह संदर्भ में विचार करना है। पाइका मूलतः गजपति शासकों को किसान मिलिशियाई थे। पाइकाओं की केवल राजाओं और जमींदारों
का समर्थन प्राप्त था, केवल एक सही है, केवल दो सही है, या दोनों सही हैं, या एक भी नहीं। तो दूसरा मित्रों गलत है, एक सही है। पाइका मूलतः उड़ीसा के गजपति शासकों पर आधारित थे, ठीक है, और पाइकाओं राजाओं जमींदारों का समर्थन प्राप्त नहीं था, ठीक है। इनका नहीं, साधारण किसानों का भी समर्थन प्राप्त था, केवल इस बात में हम पक्ष में नहीं होंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 66। देखते हैं 66 क्या कह रहा है। 66 सूफी संतों से निम्नलिखित में किसकी कृति सूफी संतों की बातचीत से संबंधित है। कसफ उल महजूब, मलफूज, खफक्तू, तज़किरा। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये है मलफूजत। क्या है? मलफूजत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67 निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार विदेशियों को प्राप्त नहीं है। अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि, संस्कृति का संरक्षण, किसी भी धर्म बढ़ावा देने के लिए करों के भुगतान की स्वतंत्रता, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा, अपराधों के लिए दोष सिद्ध संबंध में संरक्षण। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सी बात सही है, तो अल्पसंख्यकों की भाषा और संस्कृति का संरक्षण, ये बात गलत है। किसी भी धर्म को बढ़ावा देने के लिए करों को भुगतान की स्वतंत्रता, ठीक है, ये बात सही है। क्या है? ये बात सही है। जीवन में व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा, ये भी बात सही है। अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संरक्षण, ये भी सही है। यानी बी ऑप्शन हमारा, ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। माहलवाड़ी व्यवस्था हॉल्ट मैकेंजी द्वारा शुरू की गई थी। रैयतवाड़ी व्यवस्था के तहत किसानों द्वारा भू राजस्व भुगतान सीधे राज्यों को किया जाता था। तो यहाँ पे बताना है कौन सी बातें सही हैं। तो मित्रों ये दोनों बातें क्या हैं? बिल्कुल सही हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69। महानवमी डिब्बा के संबंध में निम्नलिखित विचार कीजिए। सभी मंडप एक ऊंचा मंच है जिसमें पास के सुनिश्चित दूरी में लकड़ी के स्तंभों के लिए छेद बने हुए हैं। मंच का आधार उभारदार उत्कीर्णन से पटा पड़ा है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? क्या है? कौन सा कथन सही है? तो ये दोनों बातें क्या हैं मित्रों? बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70 पर और देखते हैं क्या कह रहा है। पीएम दक्ष योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये योजना कौशल विकास उद्यमशीलता मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी। सही है। इसमें गैर अधिसूचित जनजातियां शामिल नहीं हैं। ये भी बात क्या है? ये भी बात गलत है और ये भी बात गलत है। इसमें गैर अधिसूचित जनजातियां शामिल की गई हैं। क्या हैं? गैर अधिसूचित जनजातियां शामिल की गई हैं। उद्यमशीलता मंत्रालय द्वारा अगर हम इसकी बात करें तो ये है सामाजिक न्याय और सहकारिता मंत्रालय। किसके द्वारा? सामाजिक न्याय एवं सहकारिता मंत्रालय द्वारा, ठीक है। तो ऑप्शन दोनों गलत हैं, यानी सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71 पर और देखते हैं 71 क्या कह रहा है। ई रुपी और सेंट डॉलर, जेमडेक्स, तो इनमें से कौन सा सुमेलित है, इसके बारे में बताना है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा सुमेलित, ई रुपी डिजिटल मुद्रा, ई रुपी, सेंट डॉलर, बहामास, जेमडेक्स, उपयुक्त में से कौन सा सुमेलित है, इसके बारे में बताना है। तो केंद्रीय डिजिटल रूप में बैंक द्वारा कानूनी रूप से मान्यता दी गई है। अगर हम उसके बारे में बात करें तो यहाँ पर केवल सेंट डॉलर, बहामास को मान्यता प्राप्त है डिजिटल करेंसी के रूप में। बाकी ई रुपी और जेमडेक्स अभी जापान को ये मान्यता प्राप्त नहीं है, ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, करिए विचार। क्या है विचार करना? अधियार, बंदरगाह, बरगादर, बटाईदार थे जो जोतदारों के अधीन काम करते थे, ठीक है। पूर्वी बंगाल में जोतदार सर्वाधिक शक्तिशाली थे, ये बात बिल्कुल क्या है? गलत है। उपरोक्त में से केवल एक कथन ही हमारा क्या होगा? सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 73। निजी सदस्य विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कोई भी सांसद जो मंत्री नहीं है निजी सदस्य के रूप में संदर्भित किया जाता है। वर्ष 70 के बाद संसद द्वारा कोई निजी संसदीय विधेयक पारित नहीं किया गया है। तो
तो यहाँ पर कौन सी बातें सही हैं? तो ये दोनों बातें मित्रों क्या हैं? बिल्कुल सही हैं। कोई भी सांसद निजी विधेयक के रूप में विधेयक पेश कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 74, ग्राम न्यायालय अधिनियम में जनजातीय क्षेत्रों को शामिल किया गया था। ग्राम न्यायालय में सभी अपराधियों मामलों दीवानी सुनवाई करने के लिए शक्ति प्राप्त है। ग्राम न्यायालय जनजातीय क्षेत्रों में शामिल किया गया, ये बात क्या है? सही नहीं है। ग्राम न्यायालय सभी अपराधी मामले दीवानी दावों को सुनिश्चित नहीं किया गया है, तो ऑप्शन डी हमारा क्या होगा? सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75 पर और देखते हैं क्या कह रहा है 75। शैल चित्रों में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में सर्वप्रथम खोज पुरातत्वविद और आर्कियोलॉजिस्ट कार्लाइल द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? कार्लाइल के द्वारा की गई थी। ऊपरी पुरापाषाण युग में चित्र रेखाओं द्वारा बनाए गए हैं। ताम्रपाषाण युग में हरे और पीले रंग के उपयोग के सभी चित्रों की संख्या वृद्धि देखी गई है। शिकार के दृश्यों, जानवरों, समूहों, नृत्य करती मानव आकृतियों वाले शैलचित्रण जम्मू कश्मीर की शैलचित्र कला के मुख्य विषय हैं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सी बातें सही होंगी, तो यहाँ पे ताम्रपाषाण में हरे और पीले रंग के उपयोग के चित्र की संख्या वृद्धि देखी गई नहीं देखी गई है, और बाकी ये दोनों सही हैं 1, 2, 4। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76। संयुक्त राष्ट्र उच्चायोग यह संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी और एक वैश्विक संगठन है जो शरणार्थियों के जीवन बचाने के प्रति समर्पित है। यूएनएचसीआर द्वारा द्विवार्षिक आधार पर ग्लोबल ट्रेंड सपोर्ट रिपोर्ट जारी की जाती है। प्रत्येक वर्ष 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस मनाया गया था। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सी बातें सही हैं, तो यूएनएचसी द्विवार्षिक आधार पर रिपोर्ट जारी की जाती है, नहीं, वार्षिक आधार पर, केवल सी सही होगा। ठीक है, क्योंकि अगर रिपोर्ट के बारे में बात करें, रिपोर्ट द्विवार्षिक नहीं वार्षिक आधार पर जारी की जाती है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77। निम्नलिखित कथनों विचार संरक्षणवाद सरकारी नीतियों के संदर्भ करता है जो उद्योगों सहायता हेतु अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रतिबंधित करता है। संरक्षणवादी नीतियां आयात को प्रतिबंधित करता है, घरेलू बाजार की कीमतों को बढ़ा सकती हैं। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही होगा? तो मित्रों यहाँ पे दोनों कथन क्या हैं? बिल्कुल सही हैं, यानी सी ऑप्शन हमारा क्या होगा? सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 78 पर और देखते हैं क्या कह रहा है 78। हड़प्पा भारत के सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हड़प्पा संस्कृति अपनी नगर नियोजन प्रणाली के लिए विख्यात थी, बात सही है। अफगानिस्तान में सुत्रगोई हड़प्पा स्थल से नहरों के कुछ अवशेष प्राप्त हुए हैं, परंतु पंजाब या सिंध में नहीं। तो यहाँ पर यदि ये बात करें तो ये बात तो गलत लग रही है। ठीक है, ये बात क्या है? सही है। ये भी धातु मुद्रा का उपयोग नहीं किया जाता था तथा व्यापार में वस्तु विनिमय पर आधारित था। धातु मुद्रा के साक्ष्य कम हैं, वस्तु विनिमय पर ही आधारित था। ये भी बात क्या है? बिल्कुल सही है। तो कौन सी बात सही होगी? डी ऑप्शन हमारा क्या होगा? सही होगा। कौन सा? डी ऑप्शन हमारा क्या होगा? सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 79। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF के संदर्भ में विचार कीजिए। ये अंतर सरकारी निकाय है जो आतंकवाद की सहायता करने अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय अपराधों को रोकने हेतु अंतर्राष्ट्रीय मानक निर्धारित करता है। FATF के ब्लैक लिस्ट में बढ़ी हुई निगरानी सूची के रूप में भी जाना जाता है। सीरिया और तुर्की ब्लैक लिस्ट में शामिल हैं। तो यहाँ पर बताना है कौन सी बातें सही नहीं हैं। तो मित्रों यहाँ पर 2 और 3 सही बातें नहीं हैं, बाकी पहली बात तो सही है, यानी ऑप्शन बी हमारा क्या होगा? सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80 पर। चालू खाता घाटा यानी CAT करंट अकाउंट डेफिसिट के संदर्भ में चालू खाता देश के भीतर और बाहर वस्तुओं और सेवाओं में निवेश के प्रवाह को नापता है। भारत में आयात को बढ़ावा देकर खाते घाटे को कम किया जा सकता है। यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा उत्तर सही है? चालू खाते घाटे को आयात से तो और बढ़ेगा, निर्यात से इसे कम किया जा सकता है। क्या करके? निर्यात करके। ऑप्शन 1 ही हमारा सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सल्क उपकरण और पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े क्या है? सल्क उपकरण और पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े मध्य पुरापाषाण काल के दौरान उपकरण थे।
क्षणकाल के दौरान उपयोग किए जाने वाले माइक्रोलिथ आकार 1 सेंटीमीटर से कम था। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन उत्तर क्या है, इसे समझते हैं। नव पाषाण काल में औजारों को चिकनी सतह और मूल भाव के औजार शामिल थे, ये बात तो सही है। इधर जरा देख लेते हैं बातें और, तो इधर सल्क उपकरण पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े होते थे, ये भी बात सही है। इनका आकार इससे ज़्यादा होता था, ये बात क्या है, गलत है। यानी 1 और 3 हमारा क्या होगा, सही होगा। यानी ए ऑप्शन हमारा क्या है, सही है। नेक्स्ट चलते हैं, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन बिम्स्टेक के संबंध में विचार कीजिए। विचार करिए सर। यह स्थापना कब हुई थी, 1997 में भारत भूटान के सदस्य, नेपाल और भूटान इसके सदस्य बने। तो यदि हम बात करें बिम्स्टेक के बारे में, क्षेत्रीय संगठन है, क्या है ये, क्षेत्रीय संगठन है। ओके, बिम्स्टेक के तहत सुरक्षा क्षेत्रों में अग्रणीय देश है भारत। बिम्स्टेक सुरक्षा क्षेत्र में अग्रणी है, बिल्कुल सही है। बिम्स्टेक उप समूह 12वीं बैठक से म्यांमार में की गई थी, ये बात गलत है। 97 में नहीं शामिल किया गया था, ठीक है। 97 में म्यांमार शामिल हुआ था। 2004 में भूटान और नेपाल हुए थे। नेपाल और भूटान कब हुए थे, 2004 में। 97 में म्यांमार शामिल हुआ था, ठीक है। पहला दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अगर हम 12वीं बैठक के बारे में बात करें तो 12वीं बैठक का आयोजन कहाँ हुआ था, बिम्स्टेक की 12वीं बैठक का आयोजन थाईलैंड बैंकॉक में हुआ था। कहाँ हुआ था, थाईलैंड के बैंकॉक में हुआ था। यानी ऑप्शन केवल 2 सही है, सी ऑप्शन। नेक्स्ट चलते हैं 1983, संयुक्त राज्य जनसंख्या कोष UNFPA के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। UNFPA विश्व में जनसंख्या प्रजनन, स्वास्थ्य और कार्यक्रमों के लिए वित्त पोषण के सबसे बड़े वित्त पोषण द्वारा बहुपक्षीय स्रोत हैं। UNFPA के नेतृत्व वाले वैश्विक अभियान प्रसूति नलवरण रोकने के लिए कार्य करता है। तो यहाँ पे बताना है कौन सी बातें सही हैं। तो मित्रों ये दोनों बातें क्या हैं, सही हैं। प्रतिहार राजाओं के संदर्भ में कथनों पर विचार करिए। नागभट्ट प्रथम प्रतिहार राजवंश के सबसे पहले राजा थे। नागभट्ट द्वितीय भांडी और भाटी वंश का हराया था। महिपाल प्रथम राजगद्दी पर तो प्राप्त कर लिया, लेकिन राजपूतों से हार गए, ये बात सही है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है हमारा, गलत है। यानी 1 और 3 हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 85 पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। समर्थ पहल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर शुरू की गई थी, ठीक है, कर दो। स्टेप योजना 16 वर्ष या ऊपर की महिलाओं के लिए लाभ पहुंचाना था, ये बात दोनों सही हैं, सी ऑप्शन सही होगा। ध्रुवीय कथनों के बारे में बताना। ध्रुवीय विज्ञान क्रायोस्फीयर अनुसंधान पैसर में अंतरिक्ष विभाग DOS द्वारा कार्यान्वित कर रही है। दक्षिणी महासागर एसोद वैश्विक कार्बन पृथक्करण के प्रमुख भूमिका निभाता है। वैश्विक जलवायु पर्यटन पैटर्न में प्रभावित करता है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सी बातें सही होंगी, तो यहाँ पर मित्रों ये बात सही होगी, पहली बात गलत होगी। ध्रुवीय क्रायोस्फीयर अनुसंधान पैसर योजना अंतरिक्ष विभाग DOS द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। तो ये योजना भारतीय पृथ्वी विज्ञान द्वारा की जा रही है, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, ठीक है। कौन सा है, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा की जा रही है। नेक्स्ट चलते हैं 87। निजाम उल मुल्क असफ जहाँ हैदराबाद राज्य के संस्थापक थे। बुरहान उल मुल्क ने जागीरों के आकार छोटा कर दिया और रिक्त पदों के वफादार सेवकों को नियुक्त कर दिया था। यहाँ पर ये बात करें तो ये दोनों बातें क्या हैं, बिल्कुल सही हैं, सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है मोस्ट फेवर्ड नेशन MFN का दर्जा संबंध में। दर्जा विश्व व्यापार संगठन के टैरिफ व्यापार समझौते द्वारा नियंत्रित होता है, ये बात क्या है, बिल्कुल सही है। भारत WTO के सभी सदस्यों को मोस्ट फेवर्ड नेशन दर्जा दिया है, ये बात सही नहीं है, ये केवल एक सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 89 पर, देखते हैं क्या कह रहा है 89। आर्टेमिस मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आर्टेमिस फर्स्ट यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का मिशन है। इसका लक्ष्य 2030 तक मनुष्य को चांद पर उतारना था। क्या है, 2030 तक मनुष्य को चांद पर उतारना। तो ये दोनों बातें क्या हैं, गलत हैं। ऑप्शन डी हमारा सही होगा, क्योंकि आर्टेमिस
फर्स्ट मिशन के बारे में अगर हम बात करें तो ये यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का नहीं, अमेरिका की नासा का है, ठीक है। और इसका अंतर 2030 नहीं 2024 है, यानी ऑप्शन डी हमारा सही होगा। सिखों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 18वीं शताब्दी के तहत कई सक्षम नेताओं ने के तहत सिखों के राज्य का जत्था नामक कई समूहों में संगठित किया। वर्ष 1765 में खालसा ने अपना सिक्का गाड़कर सार्वभौम शासन गठित कर लिया था। सिक्का गाड़कर सार्वभौम शासन की घोषणा की। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सी बात सही होगी, तो ये दोनों बातें क्या हैं, सही हैं। नेक्स्ट चलते हैं 91। बोस्पोरस जल संधि कहाँ पर है? बोस्पोरस जल संधि के बारे में अगर हम बात करें, उत्तर पश्चिमी तुर्की, दक्षिण पश्चिमी तुर्की हैं, पश्चिमी अनातोलिया, पूर्वी अनातोलिया, तो उत्तर पश्चिमी तुर्की में। साइड चैनल अटैक SCA के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए भाई। यह एक ऐसा सूक्ष्म प्रक्रम है जिसका उद्देश्य किसी सिस्टम की से जानकारी एकत्र करना या प्रोग्राम को निष्पादित करना है। इसको साइड वार अटैक भी कहा जाता है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? तो मित्रों, साइड चैनल अटैक के संबंध में ये दोनों बातें बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 93 पर और देखते हैं मराठों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अत्यधिक गतिशील किसान चरवाहों समूह ने मराठा सेना का आधार प्रदान किया। सामान्य सैनिक को नकद भुगतान किया जाता था, लेकिन प्रमुख और सैन्य कमांडर को जागीर, अनुदान, मुकासा या सरंजम के माध्यम से भुगतान किया जाता। 10% वसूली की जबकि सरदेशमुखी 25% की वसूली की जाती थी। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन से बातें सही होंगी? तो यहाँ पर मित्रों अगर हम बात करें तो चौथ 25% था और ये 10% था, यानी ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 94। फिनलैंडाइजेशन संबंध में क्या है? फिनलैंडाइजेशन यह मॉस्को और पश्चिम के बीच सख्त तटस्थता की नीति के संदर्भित करता है, जिसको फिनलैंड ने शीत युद्ध के दशकों के बारे में बताया, ठीक है। तो अगर हम बात करें तटस्थता सिद्धांत केवल मैत्री पारस्परिक सहायता समझौते में निहित था। तो यहाँ पर कौन सी बात सही होगी? तो यहाँ पर मित्रों तटस्थता का सिद्धांत दूसरा गलत है, पहला सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 95। प्रवाल वृंजन निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रवाल वृंजन तब होता है जब मूंगे अपने जीवंत रंग को देता है और पीले हो जाते हैं, ठीक है, ओके। इसके बाद देखते हैं प्रवाल वृंजन प्रमुख कारण जलवायु परिवर्तन, ये बिल्कुल सही है, पीले नहीं सफ़ेद, ठीक है। पहला स्टेटमेंट गलत, दूसरा सही, यानी बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 96 पर। क्या कह रहा है 96? नैनार और अलवार के संदर्भ में निम्नलिखित विचार। नैनार और अलवार के उद्देश्य 6वीं शताब्दी के में हुआ था। अलवार और नैनार धार्मिक आत्मकथाओं की रचना 10वीं और 12वीं शताब्दी में मध्य हुई थी। तो यहाँ पे बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। तो मित्रों अलवार और नैनार धार्मिक आत्मकथाओं 12वीं शताब्दी में हुई थी, ये बात बिल्कुल सही है। मुद्दे 6वीं से 7वीं शताब्दी में हुआ था, ये बात गलत है। केवल एक हमारा सही होगा आंसर। इसलिए पुनः संयोजक डीएनए प्रौद्योगिकी के संबंध में, पुनः संयोजक डीएनए प्रौद्योगिकी लोकप्रिय रूप से आनुवांशिक डीएनए इंजीनियरिंग में जाना जाता है। पुनः संयोजन डीएनए प्राप्तकर्ता होस्ट सेल के नाम से हैं। नए टीके में फार्मास्यूटिक विकसित करने से उद्देश्य से सुधार करने के लिए रिकॉम्बिनेंट डीएनए की तकनीक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो यहाँ पे बताना है कौन सी बात सही है। तो मित्रों ये तीनों स्टेटमेंट क्या हैं? बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 98। शंकराचार्य ने अपने आसपास की दुनिया को भ्रम माना। रामानुजाचार्य ने विशिष्ट द्वैतवाद के सिद्धांत को प्रतिपादित किया। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो यहाँ पर ये दोनों बातें बिल्कुल सही हैं, सी ऑप्शन होगा हमारा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 99 पर और देखते हैं 99 क्या कह रहा है। उभरती अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। यह एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जो विकसित बाजार को अर्थव्यवस्था में परिवर्तित हो रही है। जैसे जैसे उभरती बाजार अर्थव्यवस्था विकसित होती है, आमतौर पर वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ अधिक एकीकृत हो जाती है। ये अधिक परिपक्व बाजारों की तुलना में तेज़ी से सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि कर अपनी प्रवृत्ति के कारण अच्छा निवेश कर सकते हैं। तो यहाँ पर बताना है कौन सी बातें
सही हैं। तो मित्रों ये तीनों स्टेटमेंट क्या हैं, बिल्कुल सही बात की गई हैं। नेक्स्ट है 100 डीप ओशन मिशन DOM निम्नलिखित पर विचार करिए। करिए विचार। डीप ओशन मिशन भारत सरकार की ब्लू इकोनॉमिक पहल का समर्थन करने के लिए मिशन मोड पर शुरू किया गया है। ये बिल्कुल सही है। मत्स्य 6000 भारत का पहला मानवयुक्त महासागर मिशन है, गलत। समुद्रयान एक मानव सबमर्सिबल वाहन है, बिल्कुल गलत। तो यहाँ पर कौन सा सही है, केवल पहला सही है, यानी बी ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही होगा। तो ये मित्रों हमारे रहे आज की दृष्टि IAS संस्थान के 100 प्रश्नों का सॉल्यूशन, और इस सॉल्यूशन का PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त हो जाएगा, तो आप वहाँ से इसे प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा आपके अन्य पेपर भी यहाँ पर अपलोड कर दिए जाएंगे, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और उसका बेल आइकॉन का बटन ज़रूर दबाइए, जिसको से आपको सबसे पहले हमारे वीडियो के बारे में जानकारी प्राप्त हो। ओके मित्रों, मन लगा के पढ़ाई करिए, प्रैक्टिस करते रहिए बराबर, और अपना रिवीजन बार बार रिवाइज करते रहिए। ओके, गुड लक, जय हिंद।